बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 सितंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि दिल्ली और छठ पर घर जाने वाले लोगों के लिए बुरी खबर, ट्रेन में टिकट हुई फुल, इस रूट में सबसे अधिक भीड़। युवाओं को मिलेगी खुशखबरी, बिहार में जल्द मिलेगा दारोगा बनने का मौका, इतने पदों पर होगी बहाली। चुस्त दुरुस्त और स्मार्ट दिखेंगे ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मी, हटाए जाएंगे होमगार्ड के जवान। अब पुरानी संसद का क्या होगा, जाने सरकार ने क्या कहा, नए संसद में आज से होगा ये काम। बिहार में फिर से एक्टिव हुआ मॉनसून, इन जिलों में ठनका और भारी बारिश का येलो अलर्ट। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का विवादित बयान, कहा भगवान राम आए मेरे सपने में और कहा लोग मुझे बाजार में बेच रहे हैं, बिकने से बचा लो। महिला आरक्षण बिल पास हो जाने पर बिहार में महिलाओं के लिए कितनी होगी सीटें, लोकसभा और विधानसभा दोनों का देखें। आरजेडी नेता मनोज झा का दावा, 2024 के बाद देश में नहीं होगा कोई भी चुनाव, पीएम मोदी के बारे में कह दी बड़ी बात। बिहार में नहीं लागू होगी विश्वकर्मा योजना, ईबीसी वोट बैंक का चक्कर या फिर कुछ और। पटना हाईकोर्ट में नौकरी करने का सुनहरा मौका, मिलेगी शानदार सैलरी, ऐसे करें अप्लाई, आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। न एनडीए में जगह न इंडिया से बुलावा, बिहार में किसका खेल खराब करेंगे ओबीसी, पप्पू यादव और मुकेश सहनी, होगा तीसरा मोर्चा। बच्चों में बढ़ते मोटापे के आंकड़े ने चौंकाया, आंगनबाड़ी केंद्र में 43 लाख बच्चों में पाया गया अधिक वजन। झारखंड और बिहार के स्टूडेंट के लिए खुशखबरी, अब फ्री में मिलेगा अनलिमिटेड हाई स्पीड डेटा, जाने पूरा मामला। दोस्तों बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि दीपावली और छठ के त्यौहार पर घर जाने वाले रेल यात्रियों को इस बार परेशानी हो सकती है। नवंबर में पड़ रही दीपावली के लिए अभी से ही अधिकतर ट्रेनों में अभी से सीटें फुल हो गई है। जब ट्रेनों में आरक्षण की स्थिति अभी से ही नौरूम पर पहुंचने लगी है। पूर्वांचल और बिहार की ओर आने वाले सत्याग्रह, अवध असम एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति समेत तमाम ट्रेनें त्योहारों को देखते हुए अभी से पैक होने लगी है। जहाँ ट्रेनों में 3 महीने पहले से ही लंबी वेटिंग चल रही है, जहाँ जिसके चलते यात्रियों के साथ ही रेल प्रशासन भी स्पेशल ट्रेनों को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं। यह दरअसल इस बार दीपावली और फिर छठ का पर्व रेल यात्रियों के लिए मुसीबत बनने के संकेत मिलने लगे हैं। ऐन मौके पर त्यौहार मनाने घर जाने वाले यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन या फिर तत्काल ही सहारा ले बनेगा। पूर्वांचल और बिहार जाने वाली गाड़ियों की वेटिंग अभी से ही फुल हो रही है। सबसे ज्यादा मारामारी गोरखपुर की ट्रेनों के लिए है। बिहार आने वाली ट्रेनों में भी सीटों के लिए मारामारी है। रेल आरक्षण में 15 जुलाई से ही दीपावली का रथ नजर आने लगा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के युवाओं के लिए ये काफ़ी अच्छी और फिर काम की खबर है। जब बिहार में सिपाही बहाली के बाद जल्द ही दारोगा की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जब पुलिस मुख्यालय के मुताबिक दारोगा के 1288 पदों के लिए रोस्टर क्लियर कर दिया गया है। इसमें से 35% यानी कि 455 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इसके अलावा स्पॉट कोटा वाले को भी जगह दी जाएगी। इस नियुक्ति प्रक्रिया को दिसंबर तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। पुलिस मुख्यालय एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया है कि रोस्टर के तहत 1% यानी कि कुल 13 पद खेल कूद कोटा से भरे जाएंगे। ऐसे में बचे हुए 1275 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजी जा रही है। आयोग जल्द ही आयोग के स्तर पर दारोगा बहाली का विज्ञापन जारी करके बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद आगे परीक्षा की तारीख घोषित करके दारोगा की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
दोस्तों, बिहार की ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मी जल्द ही चुस्त दुरुस्त और स्मार्ट दिखेंगे। बिहार पुलिस ने ट्रैफिक विभाग में होमगार्ड के जवानों की संख्या कुल बल का अधिकतम 30% तक ही सीमित रखने का निर्णय लिया है। जहाँ सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि ट्रैफिक पुलिस बल में अनिवार्य रूप से 70% नियमित तौर पर प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को रखा जाए। जहाँ वर्तमान में पुलिसकर्मियों की संख्या कम होने के कारण ट्रैफिक रेगुलेशन में अप्रत्याशित होमगार्ड जवानों की सेवाएं ली जा रही है। दरअसल ट्रैफिक प्रबंधन की जटिलताओं को देखते हुए इसमें फिट पुलिसकर्मियों की आवश्यकता होती है, लेकिन पुलिसकर्मियों की संख्या कम होने से बड़ी संख्या में होमगार्ड के जवानों को ट्रैफिक प्रबंधन में लगाया गया था। सामान्य पुलिसकर्मियों की तरह इनके ट्रेनिंग और फिर वेतन भत्ता आदि नहीं होने के कारण इनके सुस्त होने से ट्रैफिक पुलिसकर्मी की छवि बिगड़ रही थी। अनियमितता के मामलों में सबसे ज्यादा होमगार्ड जवानों से ही जुड़े पाए गए हैं। इसको देखते हुए इनको धीरे धीरे रिप्लेस करने का निर्णय लिया गया है, जहां इन होमगार्ड के जवानों को गृह सुरक्षा वाहिनी में वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि आजकल हर किसी के घर में कोई ना कोई गाड़ी होती ही है। या भले वह बाइक हो या फिर कार, जब उन्हें कहीं भी जाना हो फटाफट गाड़ी निकाल करके चल पड़ते हैं। ये तो हो गया आम बात। लेकिन अभी हम आपको जिस गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, वहां लोगों के पास 2 या 4 पहिया गाड़ी नहीं बल्कि सीधा सीधा हवाई जहाज रहता है। उनके लिए ये उतना ही सामान्य है जितना हमारे लिए सड़क पर गाड़ियां दौड़ाना। इन्हें छोटे से छोटे काम के लिए भी जाना हो तो फिर प्लेन निकाल लेते हैं। ये बात कोई मजाक नहीं है, न ही इसमें कोई भी मिलावट है। वाकई अमेरिका के कैलिफोर्निया में ऐसा गांव मौजूद है जहां पर हर किसी के घर के सामने गाड़ी की जगह पर एक एयरक्राफ्ट खड़ा रहता है। इन्हें कहीं भी जाना हो तो ये प्लेन निकाल लेते हैं और फिर उड़ जाते हैं। ये गांव पहली बार चर्चा में तब आया जब इससे जुड़े हुए वीडियो सोशल मीडिया पर लोग सर्कुलेट करने लगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया के कैमरन एयर पार्क नाम की इस जगह पर सामान्य सड़कें नहीं हैं बल्कि काफ़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हैं, ताकि इनका इस्तेमाल रनवे की तरह हवाई अड्डे तक पहुंचाने के लिए किया जा सके। जब गांव के हर घर के बाहर आपको गैराज की तरह ही हैंगर बने हुए दिख जाएंगे, जब लोग यहीं पर अपने एयरक्राफ्ट को खड़ा करते हैं। जब भी उन्हें कहीं जाने की जरूरत होती है तो फिर वे हवाई जहाज से ही उड़ करके चले जाते हैं। अब प्लेन को तो आम लोग चला नहीं सकते हैं। ऐसे में दिलचस्प भी है कि यहाँ रहने वाले लगभग सभी लोग पायलट हैं और अपने प्लेन को वह खुद ही उड़ा करके ले जाते हैं। इस तरह के गांव को एक तरह की फ्लाई इन कम्युनिटी कहा जाता है, जहाँ यहाँ रहने वाले लोग शनिवार की सुबह इकट्ठा होकर के लोकल एयरपोर्ट तक जाते हैं। एक अंदाजा के मुताबिक अमेरिका में ऐसे 610 एयर पार्क हैं। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो एयरफील्ड बने थे उन्हें बदला नहीं गया है और उन्हें ही आगे चल करके रेसिडेंशियल एयर पार्क बना दिया गया है। यहाँ सिर्फ रिटायर्ड मिलिट्री पायलट रहते हैं। दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के विभाग की ओर से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, मगर हकीकत यह है कि अभी तक कुछ जगहों पर शिक्षा की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरा नहीं हो पाई है। जहाँ रोहतास जिला के सुड़ियापुर प्रखंड में एक ऐसा विद्यालय है जहाँ एक कमरे में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। जहाँ सीओ बाहर पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय राघोडीहरा में पर्याप्त कमरे नहीं हैं। इस कारण एक कमरे में 1 से 5 तक की कक्षाएं चलती है। जब विद्यालय में 45 बच्चों का नामांकन है, स्कूल में जो एक कमरा है वह भी काफ़ी जर्जर हो चुका है। डीपीओ सह बीओ रोहित रोशन का कहना है कि विद्यालय भवन की जांच वे खुद अपने स्तर से करेंगे। जांच के बाद रिपोर्ट जिले को सौंप दी जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जब प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को बैठने के लिए एक ही कमरा है, जब वह भी काफी जर्जर हो चुका है। बरसात में छत से पानी टपकता है, जिससे किसी अनहोनी की डर से छात्र और फिर शिक्षक भयभीत रहते हैं। वहीं कमरे की दीवारों में भी दरार आ गई है। कमरा कभी भी ध्वस्त हो सकता है। भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराने से कतराते हैं। अभिभावकों का कहना है कि हमें अपने बच्चों की शिक्षा से बढ़कर के उनकी जान की चिंता है। विद्यालय में वर्तमान समय में 1 से 5 वर्ग तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक कार्यरत हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि अब पुरानी संसद का क्या होगा। जी हाँ, ये आपके मन में सवाल होगा। नए संसद भवन में संसदीय काम शुरू हो गया है, लेकिन अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पुराने संसद भवन का क्या होगा। तो आपको बता दें कि पुराना संसद भवन साल 1927 में बनकर के तैयार हुआ था, यानी कि अब इसे बने हुए 96 साल हो गए हैं। उस वक्त इसके निर्माण में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और फिर हर्बर्ट बेकर ने पुरानी संसद को डिजाइन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी
साल मई के महीने में नए संसद भवन का उद्घाटन किया था, जहां इस संसद के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों के लिए सीट है, वहीं राज्यसभा में 300 सीट है। जहाँ ये त्रिकोणीय आकार की 4 मंजिला इमारत है जो 64,500 वर्ग मीटर में फैली हुई है। जहाँ नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार हैं, जिनके नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। यहाँ इसके अलावा वीआईपी, सांसद और फिर मेहमानों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि पुराने संसद भवन की इमारत को ध्वस्त नहीं किया जाएगा और संसदीय कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए फंक्शनल स्पेस को और बढ़ाया जाएगा। सूत्रों ने कहा है कि ऐतिहासिक संरचना का संरक्षण किया जाएगा क्योंकि ये देश की पुरातात्विक संपत्ति है। आपको बता दें कि 2021 में तत्कालीन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा को बताया था कि मौजूदा ढांचे की मरम्मत करनी होगी और वैकल्पिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा कि विरासत के प्रति संवेदनशील पुनर्स्थापना के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा, जहां इससे पुराने संसद भवन को और अधिक जगह मिलने में मदद मिलेगी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पुरानी इमारत के एक हिस्से को संग्रहालय में तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गणेश चतुर्थी को लेकर के प्रदेश एवं देशवासियों को बधाई दी है और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गणेश चतुर्थी को आपसी भाईचारा, पारस्परिक प्रेम, सामाजिक सौहार्द और फिर शांतिपूर्ण सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है। जहां पुराणों के मुताबिक गणेश जी का जन्म भाद्रपद की चतुर्थी के दिन के दूसरे प्रहर में हुआ था, जहां उस दिन स्वाति नक्षत्र और फिर अभिजीत मुहूर्त था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून फिर से एक्टिव होने जा रहा है, जहां मौसम विभाग ने इस हफ्ते से बिहार में भारी बारिश का दौर फिर से शुरू होने के आसार जताए हैं। जहां उत्तर बिहार के 12 जिलों में आज गरज तड़क का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां इन इलाकों में ठंड का गिरने का भी खतरा बना रहेगा। साथ ही आज जैसे सीमांचल एवं पूर्वी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट है, वहीं पर उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में बूंदाबूंदी की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और वैशाली जिले में कहीं कहीं आकाशीय बिजली यानी कि ठनका गिर सकता है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है, जहां इन जिलों में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में अगले 48 घंटे में बारिश से संबंधित गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जहां बिहार में भारी बारिश का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने आज से सीमांचल एवं पूर्वी बिहार के 5 जिलों में 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान राजधानी पटना एवं आसपास के इलाकों में भी बारिश की अच्छी संभावना जताई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने भगवान राम को लेकर की विवादित बयान दिया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बिहार में आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान राम मेरे सपने में आए और कहा कि लोग मुझे बाजार में बेच रहे हैं, जब मुझे बिकने से बचा लो। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद बिहार समेत दूसरे अन्य राज्यों में विरोध शुरू हो गया है, जहां लोगों का कहना है कि मंत्री चंद्रशेखर यादव ने इस तरह से विवादित बयान देकर के भगवान राम का अपमान किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस में अफसरशाही का बड़ा खेल एक बार फिर से उजागर हुआ है, जहां अफसरशाही के लिए नाम भी उसी अफसर का आया है जिनका करीब 7 महीने पहले आया था, जब तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने डीजी शोभा अहतकर को बख्श दिया और प्रताड़ना का आरोप लगाने वाले आईजी विकास वैभव और प्रताड़ित होकर के बीमार हुए डीआईजी विनोद कुमार को ही किनारे लगा दिया गया। जब इस बार होमगार्ड एवं फायर सर्विसेज की डीजी शोभा अहतकर पर आरोप महिला डीआईजी अनुसुईया रण सिंह साहू ने लगाया है। अनुसुईया ने भी आरोपों के साथ प्रमाण भी लगाए हैं, जब वो भी बीमार होकर के इलाजरत हैं। जब खास बात यह है कि महिला डीआईजी ने अपनी डीजी की प्रताड़ना पूरे 6 महीने सहने के बाद त्राहिमाम संदेश लिखा है। आपको बता दें कि गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निमिशन सेवाएं की उप महानिदेशक सह उप महासर्वश्रेष्ठ अनुसुईया रण सिंह साहू ने राज्य के मुख्य सचिव के अलावा ये त्राहिमाम संदेश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, बिहार के पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के विशेष सचिव और गृह विभाग के सचिव को भी भेज दिया है। हालांकि उन्होंने इसे सीधे तौर पर महानिदेशक सह महासमादेष्टा शोभा अहतकर को लिखी गई है। इस तरह इमाम संदेश में अनुसुईया ने बताया है कि गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निमिशन सेवाएं के डीआईजी के रूप में योगदान देने के 15 दिन तक डीजी शोभा अहतकर से उनके संबंध बेहद मधुर थे। या फिर उन्होंने लगभग 15 फाइल समीक्षा के लिए दी। या इनकी गहन समीक्षा के दौरान अग्निमिशन वाहनों की खरीदारी से संबंधित टेंडर के फाइल में कुछ गड़बड़ी नजर आए तो फिर बिहार सरकार के वित्त विभाग के सलाहकार एवं जीएम पोर्टल के नोडल अफसर से इस पर व्यंगत
लिया गया। जब मंतव्य से पुष्टि हो गई कि करीब 6.5 करोड़ का घोटाला है, इस गड़बड़ी की जानकारी डीजी को देना और फिर ये बताना है कि उन विषय के वित्त विभाग के सलाहकार के इस पर मंतव्य लिया है, मेरे लिए खतरनाक साबित हुआ। जब भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस 2006 बेंच की अधिकारी अनुसुईया रण सिंह साहू ने सोचा होगा कि गड़बड़ी पकड़ने पर ईमानदारी के लिए इनाम मिलता, लेकिन गलती यही हो गई। उन्होंने अपने त्राहिमाम संदेश में लिखा है कि गड़बड़ी पकड़ने और फिर इस बारे में वित्त विभाग के सलाहकार से सलाह लेने की जानकारी मिलते ही डीजी भड़क गई। मुझे 1.5 घंटे तक लगातार गालियां दी। यह इस दौरान बताती रही कि उनसे टकराने वाले विकास बेबूब या फिर बाकी अफसरों का क्या हश्र हुआ है। दोस्तों बात करेंगे कि 2024 और 2025 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियां आपस में अभी से ही भिड़ने लगी है। जहां सबके बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। जैसे जैसे चुनावी मौसम सामने आ रहा है वैसे वैसे राजनेताओं के बोल भी बदलते जा रहे हैं। जहां इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए जम करके बरसते दिखे। उन्होंने कहा कि लोकसभा का विशेष सत्र 7 दिनों के लिए बुलाया गया, लेकिन उसमें विपक्षी दलों की भूमिका निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि संसद भवन सभी सांसदों के लिए है। बताया है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू नदी के 2 पाट की तरह है, अब मिलन संभव नहीं दिख रहा है। चाहे आगामी लोकसभा चुनाव में बहुमत से बीजेपी जीतेगी, ये कहना है शाहनवाज हुसैन का। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने केंद्र की मोदी सरकार को लेकर के एक विवादित बयान दिया है। मनोज झा ने दावा किया है कि हो सकता है कि 2024 के बाद इस देश में दोबारा कोई चुनाव ना हो। जब मनोज झा ने कहा है कि इस तरह के माहौल में राजनीति से एक अलग लड़ाई लड़नी होगी। 2024 के बाद हो सकता है कि इस देश में चुनाव ही ना हो। मैं गारंटी दे सकता हूं कि 2024 के बाद लोगों के कंसेंट से कहा जाएगा कि अब चुनाव नहीं होंगे। जब उनकी तरफ से कहा जाएगा कि ये बहुत महंगा है, हम एक गरीब देश हैं। राजद सांसद ने आगे कहा है कि उनके लोग कहते हैं कि वे भगवान हैं। अब जब भगवान स्वयं यहाँ है तो फिर कैसा चुनाव। जब लोग कहेंगे कि चुनाव नहीं होना चाहिए, हम 25-30% लोग चुनाव की मांग करेंगे तो फिर कहा जाएगा कि पाकिस्तान चले जाओ। आपको बता दें कि बीते 28 अगस्त को केंद्र सरकार को पिछड़ों का विरोधी बताया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार फ्रंट डोर से गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलित समाज के लोगों के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार को आगाह करते हुए मनोज झा ने कहा था कि सरकार अपने इस कार्यशैली को बदल लें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर देश उन्हें बदल देगा। जब उन्होंने कहा था कि ये गांधी और अंबेडकर का देश है, यहाँ के लोग अपना अधिकार लेना जानते हैं, जब आप उसे रोक नहीं सकते। दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली से बिहार की राजधानी पटना आने वाले प्रीमियम ट्रेन में शुमार तेजस राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होते होते बाल बाल बची, जिससे इस ट्रेन में सवार यात्रियों की सांसें अटक गई। इस बीच ये हादसा हुआ है और इसमें इंजन और 7 बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि इससे किसी भी यात्री को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। जब मिली जानकारी के अनुसार नई दिल्ली से आने वाली 12310 राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस रविवार की देर रात प्रयागराज से आगे मेरा रोड हाल्ट स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची। हालांकि इंजन की बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई है, जहां किसी भी यात्री को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। यह घटना का कारण इंजन से नील गाय का टकराना बताया जा रहा है। जहां वही इस हादसे को लेकर के ट्रेन में सवार एक यात्री ने बताया है कि ट्रेन तेज गति में थी। प्रयागराज से थोड़ा आगे पहुंचने पर तेज आवाज़ आने लगी और फिर बोगियां लड़खड़ाने लगी। इससे यात्रियों की नींद खुल गई। यह घटना रात करीब 12:30 बजे हुई है। दोस्तों बिहार में डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड जिला कार्यालय सुपौल में डेंगू से बचाव संबंधित जानकारी दी गई। जिला संगठन आयुक्त सह जिला प्रशिक्षण आयुक्त भारत स्काउट और गाइड संजय कुमार झा ने बताया है कि डेंगू की रोकथाम के लिए पहचान की आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति को तेज बुखार, बदन दर्द, शरीर में लाल चटके दिखाई पड़े तो फिर ये डेंगू हो सकता है। इससे बचाव के लिए अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। जब साथ ही साथ कहीं पर पानी ना जमने दें। जब कूलर गमले में भी पानी ना जमने दें। जब पानी की टंकी को ढक करके रखें। जहां पानी का जमाव हो वहां किरासन तेल, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें ताकि डेंगू मच्छर उत्पन्न ना हो पाए। यदि किसी को डेंगू मच्छर ने काट लिया है और फिर उसे तेज बुखार है तो फिर उसे पपीते के पत्ते का रस, कीवी फल सेवन करना चाहिए। अगर किसी को 3 दिन से बुखार हो तो फिर तत्काल उपचार कराएं। या इसके साथ ही बकरी के दूध का सेवन करें। दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के महागठबंधन में खेला शुरू हो गया है। यह नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने केंद्र सरकार के महिला आरक्षण बिल का बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। जब पार्टी ने कहा है कि वे संसद में इस विधेयक का समर्थन करेगी। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव शुरू से ही महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करते रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार शाम मोदी कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है। वैसे सरकार ने जब से संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की थी, उस समय से ही ये चर्चा हो रही थी कि इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को लाया जा सकता है। लेकिन महिला आरक्षण विधेयक पर सबसे बड़ी खबर बिहार से आई है। जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन का ऐलान कर दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी संसद में महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करेगी। ये पूछे जाने पर कि क्या उनकी पार्टी कोटे के भीतर कोटा यानी कि पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व करने की मांग करेगी। केसी त्यागी ने कहा कि पार्टी की जो भी मांग होगी वह संसद में रखी जाएगी, लेकिन महिलाओं को आरक्षण का विधेयक जिस भी प्रारूप में आ रहा है उसका समर्थन किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल को समर्थन के बीच जेडीयू के खुले ऐलान से सबसे करारा झटका लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राजद को लगा होगा। लालू प्रसाद यादव और फिर उनकी पार्टी महिला आरक्षण बिल का शुरू से विरोध करते रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कैसे राजद से लेकर के समाजवादी पार्टी जैसे दलों के कारण 27 सालों से महिला आरक्षण बिल लटका हुआ है। आपको बता दें कि अगर महिला आरक्षण बिल पारित हो जाता है तो फिर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% सीटें आरक्षित हो जाएगी। महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों को आरक्षित हो जाएगी। इस बिल के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें SC/ST समुदाय से आने वाली महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। जब महिला आरक्षण बिल के अनुसार महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 15 साल के लिए ही होगा। दोस्तों बात करते हैं कि 17 सितंबर को देश भर में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का लाभ पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले छोटे और मझोले कामगारों को मिलने वाला है। जब पीएम मोदी ने विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर औपचारिक तौर पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। जब 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक की और फिर दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि में आज 5% के ब्याज पर दी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने विश्वकर्मा योजना को बिहार में लागू करने की सहमति नहीं दी है। दरअसल छोटे कामगारों के लिए बिहार में योजना चल रही है। हालांकि ये योजना मृत प्राय में है। जब बिहार सरकार ने 2011 में संगठित क्षेत्र के कामगारों और फिर शिल्पकारों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ देने के लिए शताब्दी योजना की शुरुआत की थी। पिछले 2 सालों से श्रमिकों को अनुदान की राशि नहीं मिली है और फिर श्रम संसाधन विभाग में 1520 से अधिक आवेदन लंबित पड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि योजना में प्रावधान क्या है, तो आपको बता दें कि योजना के तहत कामगारों के मृत्यु पर 30,000, दुर्घटना में मौत पर 1 लाख, पूर्ण अस्थायी निशक्तता की स्थिति में 75,000, अस्थायी और आंशिक निशक्तता की स्थिति में 3,75,000 और असाध्य रोगी के लिए 7500 से 30,000 रुपये तक के अनुदान का प्रावधान है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अभी नौकरी की बहार है। एक और जहां सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्तियां की जा रही है, वहीं पटना हाईकोर्ट ने भी एक भर्ती अधिसूचना जारी करके पर्सनल असिस्टेंट के पद पर वैकेंसी निकाली है। इस नौकरी के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 18 सितंबर है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इस अभियान के लिए आधिकारिक साइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तारीख 20 सितंबर है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये भर्ती अभियान पटना हाईकोर्ट में कुल 36 पद पर भर्तियां करने के लिए चलाया जा रहा है। इन नियुक्तियों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है। जहां उनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 महीने की अवधि का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। जहाँ कुल पद में जनरल वर्ग में 15, BC के 4, EWS के 3, SC वर्ग के 6, ST के 6 पद और फिर EBC वर्ग का 1 पद भरा जाएगा। इस अभियान के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 37 साल रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियम के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लाल गौरव भारती ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने परिवार और फिर राज्य का नाम रोशन किया है। जब गौरव भारती ने आसनसोल में आयोजित 32वीं ऑल इंडिया
मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर स्पोर्ट इवेंट में स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है। गौरव भारती के इस प्रदर्शन से परिवार के साथ ही राज्य के शूटिंग से जुड़े हुए पदाधिकारी भी काफ़ी खुश और फिर उत्साहित हैं। जब बिहार सरकार के खेल मंत्री जितेंद्र राय ने गौरव भारती के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। गौरव भारती के इस उपलब्धि के लिए बिहार राज्य राइफल संघ के सचिव त्रिपुरारी सिंह के साथ ही उपाध्यक्ष गया प्रसाद, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के डीजी रविंद्र शंकरन ने भी बधाई और शुभकामनाएं दी है। दोस्तों, बिहार के सीमांचल में थर्ड फ्रंट बनने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि इंडिया और एनडीए दोनों में से कोई भी एआईएमआईएम को साथ में नहीं लिया है, जिसको लेकर के एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी, साथ ही साथ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी यानी कि तीनों पार्टी मिलकर के थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में कर रही है। आने वाले समय में अगर इन तीनों को किसी भी गठबंधन में जगह नहीं मिलती है तो फिर ये तीनों मिलकर के एक अलग थर्ड फ्रंट बनाएंगे। थर्ड फ्रंट बना करके मुस्लिम और दलितों को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एआईएमआईएम मुस्लिमों में काफ़ी ज़्यादा पकड़ रखते हैं, तो फिर वहीं पर मुकेश सहनी मछुआरों में ज़्यादातर पकड़ रखते हैं और पप्पू यादवों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पकड़ रखते हैं, साथ ही साथ मुसलमान भी उनके साथ हैं। तो यही मिला करके तीनों मिला करके अच्छा खासा वोट बटोरेंगे। अगर तीनों एक जगह आ जाते हैं तो फिर एनडीए को तो नहीं, लेकिन इंडिया को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा और ये फ्रंट कहीं और से नहीं बल्कि सीमांचल से ही बननी शुरू होगी। जी हाँ, आने वाले समय में ये लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर इन लोगों को किसी भी दल में शामिल नहीं किया जाता है, किसी भी संगठन में शामिल नहीं किया जाता है, तो फिर ये लोग अपना खुद का अलग संगठन बना करके चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 और 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के खिलाफ एक तीसरे फ्रंट की संभावना बन रही है, जब बिहार का सीमांचल इलाका इस सरजमीन बनेगा। तीसरी फ्रंट में पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी शामिल होंगे। जहाँ कहा जा रहा है कि इन पार्टियों को ना एनडीए में भाव दिया जा रहा है और ना ही इंडिया गठबंधन में जगह दी, इसीलिए तीनों मिलकर के बिहार की राजनीति में नया खेल करने की तैयारी में। आपको बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट का गठन किया गया था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी, मायावती की पार्टी बीएसपी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम शामिल थी। माना जा रहा है कि इसी की तर्ज पर पप्पू यादव, मुकेश सहनी और फिर ओवैसी की गठजोड़ बनने जा रहा है। एआईएमआईएम के बिहार सदर अख्तरुल ईमान का कहना है कि इंडिया गठबंधन ने दलित और मुस्लिम को उचित स्थान नहीं दिया है। इसमें शामिल दलों द्वारा इन दो वर्गों को उपेक्षित किया गया, इसलिए अब हमारे पास तीसरा फ्रंट बनाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अख्तरुल ईमान ने बताया है कि हमारी पार्टी दलित और मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, इसलिए इन दोनों समाज के हितों की रक्षा के लिए हम तीसरा फ्रंट बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी के हाईकमान असदुद्दीन ओवैसी ही करेंगे। एआईएमआईएम बिहार की राजनीति में 2015 के विधानसभा चुनाव में दाखिल हुई थी, हालांकि एक भी सीट दर्ज नहीं हो सकी थी, लेकिन सीमांचल के रानीगंज सीट से पार्टी ने एक दलित हिंदू को उतारा था। 2020 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मजबूती के साथ उभरी। कुल 20 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 5 पर जीत हुई। इससे आरजेडी और जेडीयू को सीमांचल में बड़ा झटका लगा, जब बाद में आरजेडी एआईएमआईएम के 4 विधायकों को तोड़ करके अपनी पार्टी में मिलने में कामयाब रही और फिर एकमात्र विधायक अख्तरुल ईमान एआईएमआईएम में बच गए हैं, जो कि अभी बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। इधर जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव का दावा है कि बिहार की राजनीति में उनकी पार्टी के ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जन अधिकार पार्टी का कहना है कि पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, अररिया जैसी पार्लियामेंट्री सीटों पर हुए जीत का मादा रखते हैं। जब पप्पू यादव ने संकेत भी दिए हैं कि बिहार में 12 लोकसभा क्षेत्र में कैंडिडेट उतारेंगे और फिर विधानसभा में 100 सीटों पर अपनी ताकत आजमाएंगे। जन अधिकार पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने कहा कि समान विचारधारा वाली एआईएमआईएम, बीएसपी और फिर वीआईपी जैसी पार्टियों से उनकी बातचीत चल रही है। पप्पू यादव की अपनी ताकत है, जिसका असर आने वाले चुनाव में दिखेगा। वहीं पर आरजेडी के एक सीनियर लीडर ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि पप्पू यादव बिहार में अपनी जमीन खो चुके हैं, क्योंकि जब भी वे गठबंधन में
आते हैं तो फिर मनमाना करने लगते हैं। इसी वजह से मधेपुरा की सीट भी छिन गई और 2020 के असेंबली चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सके। जहां तक मुकेश सहनी की वीआईपी का सवाल है तो फिर ये पार्टी निषाद समाज को आरक्षण दिलाने की मांग पर आंदोलन कर रही है। जहां पार्टी की ओर से संकल्प यात्रा निकाली गई है जिसे मुकेश सहनी लीड कर रहे हैं। वीआईपी के प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि निषाद समाज के लिए आरक्षण की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसमें जो पार्टी हमारा सहयोग करेगी उसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसका फैसला अंतिम रूप से मुकेश सहनी ही करेंगे। 4 नवंबर को पार्टी की स्थापना दिवस पर यह तय किया जाएगा कि वीआईपी की आगे की रणनीति क्या होगी। तीसरे फरण की संभावना पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह का कहना है कि पप्पू यादव और मुकेश सहनी राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं, इसलिए उन पर कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती है, रिस्क की स्थिति में नहीं है। बीजेपी के अन्य नेता का कहना है कि लोग ये समझ चुके हैं कि मुकेश सहनी का कोई भी सामाजिक प्रभाव है ही नहीं। हालांकि राजनीति की समझ रखने वालों का कहना है कि ये छोटी पार्टियां बड़े गठबंधन के चुनावी गणित को जरूर प्रभावित करेंगे। उदाहरण देते हुए कहा है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की लोजपा ने जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के चुनावी परिणाम को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। तो इसीलिए इन छोटी छोटी पार्टियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग बड़े पार्टियों को काफ़ी ज़्यादा नीचे स्तर तक ला सकते हैं, जैसे कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने जेडीयू के साथ किया है। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले महीने देश भर में आंगनबाड़ी केंद्र में सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें 0 से 5 आयु वर्ग के 43 लाख से अधिक बच्चों में मोटापा देखा गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ये सर्वेक्षण किए गए कुल बच्चों का लगभग 6% है। 43,47,387 बच्चों में ये मोटापा पाया गया है। सरकार द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र से एकत्रित किए गए आंकड़ों से ये पता चलता है कि मोटे या फिर अधिक वजन वाले बच्चों का प्रतिशत आंगनबाड़ियों में पाए जाने वाले गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों के लगभग समान यानी कि 6% था। विकास की निगरानी ऐप पोषण ट्रैकर से इकट्ठा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 0 से 5 साल की आयु वर्ग में मापे गए 7,24,56,458 बच्चों में से लगभग 6% यानी कि 43,47,387 बच्चों को मोटापा या फिर अधिक वजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आंकड़ों में देखा गया है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और फिर पश्चिम बंगाल सहित 13 राज्यों और फिर केंद्र शासित प्रदेशों में मोटापा की दर राष्ट्रीय औसत 6% से अधिक है। जहाँ हाल के वर्षों में बचपन के मोटापे में इस वृद्धि को चिंताजनक माना जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि पहली बार पटना में डेंगू के एक साथ 4 वेरिएंट का मिलना विशेषज्ञों के लिए भी हैरानी का विषय बना हुआ है। जहां पटना को छोड़कर के अन्य किसी भी शहर में अब तक ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। जहां हालांकि विशेषज्ञ मिले डीएनए 4 वेरिएंट को सबसे कमजोर और कम खतरनाक बता रहे हैं। जहां उप निदेशक सह अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया है कि IGIMS में आई सीरो टाइपिंग रिपोर्ट्स में डेंगू के 4 वेरिएंट मिले हैं, जिसमें नया वेरिएंट मिला है। इसकी तलाश की जा रही है। जब पीड़ित व्यक्ति मिलेगा तो फिर ये पता चलेगा कि उस पर इसका कितना असर है। दोस्तों झारखंड बिहार के 20 कॉलेजों को 5G सेवा से जोड़ा जा रहा है, जहां दोनों राज्यों से 10-10 कॉलेजों को शामिल किया गया है, जिसमें जमशेदपुर से कोऑपरेटिव कॉलेज भी शामिल है। जहाँ इसके अलावा झारखंड के रांची, हजारीबाग, डाल्टनगंज, गुमला और फिर धनबाद के कुछ चुनिंदा कॉलेजों को भी शामिल किया गया है, जहां 5G सेवा मिलेगी। वहीं बाकी के कॉलेजों को जोड़ने का कार्य चल रहा है, जहां इससे कैंपस के सभी उपयोगकर्ता को हाई स्पीड के साथ असीमित डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। ये सेवा पूरी तरीके से फ्री होगी। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री और फिर जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नेता नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा सरकार समय से पहले राष्ट्रीय चुनाव कराने का ऐलान करती है तो फिर वे समय से पहले चुनाव के लिए तैयार है। नीतीश कुमार ने अपने बयान में कहा कि वे देश भर में जल्द ही चुनाव कराने चाहते हैं। जितनी जल्दी है वे फिर चुनाव कराएंगे और हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, जहाँ हम हर समय तैयार हैं। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में एक समारोह के मौके पर कहा कि सरकार को समय से पहले संसदीय चुनाव कराने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जब भी वे ऐसा करेंगे वे हमारे लिए अच्छा होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन यानी कि इंडिया काफ़ी मजबूत है और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जहाँ उन्होंने पिछले कुछ महीनों में जल्द ही राष्ट्रीय चुनाव के बारे में बात की है। आपको बता दें कि INDIA के 26 घटक दलों ने
2024 का राष्ट्रीय चुनाव एक साथ लड़ने का संकल्प लिया है, जिसका लक्ष्य मोदी सरकार को तीसरी बार सत्ता से आने से रोकना है। केंद्र सरकार ने इस महीने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है, जिसकी पहली आधिकारिक बैठक 23 सितंबर को होने वाली है। दोस्तों, इंडिया यानी कि नए विपक्षी गठबंधन में सिर्फ बैठकों का दौर जारी है और टकराव के बादल छाने लगे हैं। खबर है कि जिस जातिगत जनगणना की मांग गुट के सभी दल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की दिल्ली आवास पर 13 सितंबर को एक बैठक हुई थी। उस दौरान पार्टी ने जातिगत जनगणना की मांग को उठाने का फैसला किया था। अब इस बैठक से टीएमसी गायब रही थी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ईडी से पूछताछ में शामिल थे। मुंबई में हुई बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची थी, लेकिन कहा जा रहा है कि वे जातिगत जनगणना के मुद्दे पर शांत ही नजर आई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इसमें दूरी की वजह क्या है। तो आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी के एक नेता ने कहा है कि बंगाल की राजनीति जाति के इर्द गिर्द नहीं रहती है। अगर हम जातिगत जनगणना का समर्थन करेंगे तो फिर इसका मतलब होगा कि हम जाति आधारित राजनीति का समर्थन कर रहे हैं, जो बंगाल में हमारे मत और छवि को नुकसान पहुंचाएगा। हमें भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन में रहना भी जरूरी है। ऐसे में जातिगत जनगणना पर अंतिम फैसला हमारी सुप्रीमो ममता बनर्जी लेगी, जो कि स्पेन गई हुई थे। जब वह 23 सितंबर को कोलकाता लौटेगी तब हम अंतिम फैसले की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा में बनने वाले एम्स एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरभंगा एम्स पर बिहार सरकार और केंद्र सरकार अब खुल करके आमने सामने आ चुकी है, जहां एक के बाद एक हमले दोनों की ओर से हो रहे हैं। वहीं अब इस विवाद की वजह से ऐसा लगने लगा है कि दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य को शुरू होने में देरी होना तय है। वहीं एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा एम्स का मुद्दा झंझारपुर रैली की मंच से उठाया और फिर नीतीश कुमार की सरकार पर दोषापूर्ण किया, तो फिर वहीं दिल्ली में अपने जन्मदिन पर मेट्रो में सफर कर रहे पीएम मोदी से दरभंगा के एक रिटायर्ड शिक्षक ने एम्स को लेकर के सवाल कर दिए। जब पीएम मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में सफर कर रहे थे, जब मेट्रो के अंदर बैठे लोगों से प्रधानमंत्री बातचीत भी करते दिखे, जहां एक युवती ने यानी एक लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अलग ही अंदाज में संस्कृत में बधाई दी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के दरभंगा निवासी एक रिटायर्ड शिक्षक से भी पीएम मोदी ने बातचीत की। इस दौरान दरभंगा में बनने वाले एम्स और फिर इसमें फंसे पेंच को लेकर के भी शिक्षक ने खुल करके पीएम मोदी से सवाल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दरभंगा के रहने वाले एक रिटायर्ड शिक्षक राम बहादुर शाह, जो केवटी के पचारी के रहने वाले हैं, वे रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो जा रहे थे। इसी दौरान अचानक कुछ सुरक्षाकर्मी उनके पास पहुंचे और फिर कहा कि प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। राम बहादुर शाह बेहद हैरान रह गए और प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि शायद फोन पर बात करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि पीएम मोदी यहीं इसी मेट्रो में पास वाली बोगी में है, तो फिर वे दंग रह गए। जहाँ सुरक्षाकर्मियों के साथ वह पीएम के पास गए, जब प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने बगल वाली सीट पर बैठाया। पीएम मोदी ने उनसे हाल चाल जाना और पता चला है कि वे बिहार के दरभंगा से हैं, तो फिर दिल्ली आने की वजह उनसे पूछी। जब शिक्षक ने अपने बेटे के बीमार होने और फिर इलाज का हवाला दिया, उसके बाद उन्होंने पीएम मोदी से दरभंगा समेत उत्तर बिहार के विकास की मांग कर दी। जब दरभंगा एम्स के राग को छेड़ने से वे नहीं चुके और पीएम मोदी को कहा कि आपने जो एम्स दरभंगा में दिया है उससे उत्तर बिहार समेत नेपाल और सिक्किम के लोगों को भी लाभ होगा, लेकिन इसके निर्माण में फंसे पेंच पर भी वे बोले और कहा कि प्रधानमंत्री जी आप इस दिशा में थोड़ा जल्द कदम उठाइए, जल्द पहल कीजिए, इसका निर्माण जल्द कराइए। रिटायर्ड शिक्षक राम बहादुर शाह की मांग पर पीएम मोदी मुस्कुराए और कहा कि दरभंगा में एम्स स्वीकृत है, या इसके लिए राशि आवंटित कर दी गई है, आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लगे हाथ राम बहादुर शाह ने दरभंगा एम्स के जमीन विवाद को सामने रख दिया और कहा कि पीएम मोदी से कहा कि डीएमसीएच और फिर शोभम के बलिया को लेकर के जो राजनीति चल रही है इसका हल कैसे निकलेगा। उन्होंने कहा कि इस विवाद से आम लोगों को लेना देना नहीं है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।